बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,48,657 की मंथली क्लोज, और ये तकरीबन तीसरा या चौथा महीना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री का है कि जिसमें एक मोर देन सफिशिएंट गेंस के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 12,000 पॉइंट का फ्रॉम टॉप टू बॉटम गेन था और 10,200 पॉइंट के गेंस के साथ मंथली क्लोज हुआ है। इस महीने में बाज़ार ने जो 1,47,300 का जो मेरा टारगेट था उसको भी क्रॉस किया, और वो क्रॉस होने से पहले असल में देखें, जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं इनको अगर आप लोग गौर से देखना शुरू करें, स्क्रीन पे इस चीज़ पे गौर करना शुरू करें, तो काफ़ी डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाती है आपकी। 1,47,300 का हाई बना के मार्केट 3 से 4 दिन जो है वो बाज़ार ने करेक्ट किया था ख़ुद को, और बाज़ार उसके नीचे क्लोज़ हो रहा था, और एक वीक क्लोज़ हुआ उसके नीचे, और वेरी नेक्स्ट वीक में बाज़ार ने फिर से रिदम पकड़ा और 1,51,261 का ऑल टाइम हाई बनाया। अच्छा, वहाँ से फिर मार्केट में करेक्शन आई जो पिछले इसी हफ्ते में जो अभी ख़त्म हुआ है, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। इस जो नेगेटिव बाज़ार की क्लोजिंग्स थी, अगर किसी ने गौर किया हो कि बाज़ार 1,51,261 का हाई बना के जब नीचे आया है तो 1,47,200 तक आया, यानी जो पहले रेजिस्टेंस थी उसको बाज़ार ने वापस आके सपोर्ट कंसीडर किया, और वहीं से कल आखिरी दिन मार्केट ने दोबारा से 1200-1300 पॉइंट का जंप लिया है। बाज़ार का प्यार प्यार से नीचे आना और फिर एक ही सेशन के अंदर बाज़ार का जो है वो एक एग्रेसिव मूव लेना, ये इंडिकेशन है कि अभी भी बाज़ार में कंटिन्यूएशन रह सकती है, और हम आने वाले दिनों में आइटम वाइज, सेक्टर वाइज एक्टिविटी इसी तरह ही देखेंगे। देखें, रिज़ल्ट सीज़न है, और ये जो जून फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो रिज़ल्ट सीज़न होता है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें अच्छे पे आउट सारे होते हैं। इसमें मेजॉरिटी कंपनीज़ का जो है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और बहुत सी कंपनीज़ का जो है हाफ ईयर होता है। तो हाफ ईयर में भी काफ़ी पे आउट्स होते हैं, बहुत सी कंपनीज़ करती हैं, और फाइनेंशियल ईयर एंड पे भी मेजॉरिटी कंपनीज़ जो हैं वो, जो भी कंपनीज़ प्रॉफिटेबल हैं वो अपने पे आउट्स अनाउंस करती हैं अपने शेयर होल्डर के लिए। तो ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें मार्केट के अंदर एक अच्छा जो है वो आपको अपसाइड मिलती है। लेकिन इतनी बड़ी अपसाइड का रीज़न, ये जो एक पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग इस पूरी दुनिया के अंदर जो एक चेंज आया है आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। मैं पिछली वीडियोस में इस बात को पहले भी इंडिकेट कर चुका हूँ कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पिछले, अगर मैं जून से देख लूँ, जून से लेके आज तक, तो जो फॉरेनर्स का जो नेट जो पार्टिसिपेशन है वो सेल साइड पे है। ये वही फॉरेनर्स हैं जो बाज़ार में 40-45 हज़ार इंडेक्स, 48 हज़ार इंडेक्स पे बाय साइड पे थे, और वो मार्केट को जो है वो उस वक्त अच्छा समझ रहे थे, और हमारे लोकल्स उस वक्त जो है कन्विंस नहीं थे। आज इन लेवल्स पे जाके भी आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको थोड़ा सा अकल आई है, और यूँ समझ लें कि जो बजट में जो जो मेजर्स लिए गए थे, फिक्स इन्वेस्टमेंट और जो है डिविडेंड इनकम के ऊपर जो टैक्सेशन थी, उसकी रिफ्लेक्शन अब आनी शुरू हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से आपकी मार्केट के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हर दौर में कोई एक बायर होता है, हर दौर में कोई एक सेलर होता है। देखा ये जाता है कि कोई भी शेयर, यानी एक मिसाल मैं अक्सर लोगों को देता हूँ कि शेयर अच्छा बुरा नहीं होता, प्राइस अच्छी बुरी होती है। आप कौन सा शेयर किस प्राइस पे ले रहे हैं, वहाँ से उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी बनेगी, ये मैटर करता है। सिर्फ ये बैठ के बोल देना कि ये फलाने की बहुत अच्छे फाइनेंशियल अनाउंस हुए हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और इसमें हम आने वाले दिनों में इतनी ग्रोथ देख रहे हैं, हम इस चीज़ को इन्वेस्टर को नहीं समझा रहे होते, क्योंकि ख़ुद अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की कि जिस प्राइस पे आज हम ये बैठ के जो है राग लाप रहे हैं कि फ़लाना शेयर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया और इसमें इतनी ग्रोथ हमने देख ली है, तो मार्केट बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ये जितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये बाज़ार में उन शेयर्स ने जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप नोट करेंगे वो शेयर्स ऑलरेडी एक अच्छा गेन ले चुके हैं, और आज की प्राइस से एक क्राइटेरिया, और एक जिसे कहते हैं वन लाइनर है, एक क्राइटेरिया है सिर्फ मार्केट को तोलने का कि किसी भी शेयर के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसमें डिविडेंड यील्ड की अगर आप बात कर रहे हैं, बात डिविडेंड यील्ड की हो रही है अभी, तो डिविडेंड यील्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये कैलकुलेट करें कि आज की प्राइस से अगर आप वो शेयर लेके 1 साल रखते हैं तो 1 साल में उस शेयर के पे आउट्स क्या हैं और आपको कितने परसेंट गेन मिल रहा है। अगर वो जो परसेंटेज ऑफ गेन आपको डिविडेंड यील्ड में मिल रहा है वो अगर किसी फिक्स इनकम से ज़्यादा है तो मोस्ट वेलकम करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट। लेकिन अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट से कम है तो हरगिज़ ये लेवल ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट के साथ पैसा डालें और 6 महीने और 1 साल के लिए लेके बैठ जाएं। क्यों कि बाज़ार ने पिछले 2-2.5 महीने में एक स्ट्रेट बुल रन लिया है,
मार्केट जब तक खुद को एक सफिशिएंट करेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएगी, जब तक बाजार अपने इन गेन्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा, तब तक मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने से जो मैं बात कर रहा हूँ वही चीज़ इस वक्त लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। देखिए, कोई महंगा रेट नहीं होता, कोई सस्ता रेट नहीं होता। ये जो मिसाल है ये शॉर्ट टर्म के लिए वालों के लिए होती है, ये ट्रेडिंग के लिए। मार्केट में 2 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक कैपिटल गेन और एक डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड वाला मामला तो फिलहाल तय करके साइड में रख देना चाहिए। डिविडेंड यील्ड उनके लिए सिर्फ अच्छी है जिन्होंने आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। आज वो शेयर्स में कैपिटल गेन भी 200% का, 100% का ले रहे हैं, 60, 70, 80% का ले रहे हैं, और उसके साथ फिर वो डिविडेंड भी अगर खा रहे हैं, तो वो लोग तो इस वक्त सेफ हेवन में हैं कि वो बैठें और वो अपनी होल्डिंग्स को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। लेकिन आज के दौर में जबकि एक मीडिया के ऊपर एक मार्केटिंग हो रही है आपकी स्टॉक मार्केट की कि बाजार ऑल टाइम हाई बना रहा है और एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो एक नया इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ एक लालच के तौर पे और एक वो उसको अब नज़र आ रहा है कि अब अपॉर्चुनिटी है। अब मैं उसकी एक मिसाल दूं, देखिए बहुत लोगों से इंटरेक्शन हमारा चलता है, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिनको मैं 40, 42, 45 हज़ार इंडेक्स पे, ये कह रहा था कि डिसअपॉइंटमेंट छोड़ो, बस अब पैसा डालो, इंशाल्लाह मार्केट ठीक हो जाएगी। अब यकीन करें, उन्होंने जो है वो उस वक्त एक पैसा स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट नहीं किया, और समझ लें कि कल उनमें से किसी एक मेरे भाई की कॉल मुझे आई हुई थी और वो मुझे 11-12 कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स बता रहे थे कि इसमें इतनी ग्रोथ आ गई है, इसमें इतनी ग्रोथ आ गई है, इसमें तो यूँ पैसे डाल देने चाहिए, उसमें तो यूँ पैसे डाल देने चाहिए। तो मैंने उनसे पलट के मजाक में ये कहा, मैंने कहा कि अगर आज आपको बाज़ार अच्छी लग रही है तो अब मैं डरना शुरू हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं कह रहा था आपसे कि बाज़ार अच्छी हो जाएगी और आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उस वक्त आप पैसे डालने को राज़ी नहीं थे, और अभी आप 10-20 मिलियन डालने को राज़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक आम आदमी, उसको आज हर चीज़ जब अच्छी लगने लगे ना, तो मार्केट मेरा ओपोनेंट है। ठीक है, यही वो टाइम होता है कि जहाँ पर मैं होशियार हो जाता हूँ और मैं अपनी इज्जत बचाना शुरू करता हूँ कि अब मैं वो एडवाइस करूँ कि कल को मैं आपके सामने बैठ के उसको जस्टिफाई कर सकूँ। बाजार बहुत क्लियर है, मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि जितने सोशल मीडिया पे इस वक्त आपको एडवाइस मिल रही है और लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोले जो बैठे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाड़ के मार्केट इनके मुंह पे मार देगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त डिविडेंड यील्ड के चक्रों में और बैठ के इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ ना बैठे। ये ट्रेडिंग माइंडसेट वाला इस वक्त टाइम है। ट्रेडिंग जब की जाती है तो एक रिस्क फैक्टर रखा जाता है, एक लॉस का घर रखा जाता है, और ऊपर उसमें 1:2, 1:3 का कोई क्राइटेरिया लगा के उसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग वाला जो है वो अपॉर्चुनिटी को सर्च किया जाता है। ये वही मार्केट है कि जिसमें आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे पैसे बनेंगे। मसला ये है कि जिस वक्त मैं कहता हूँ कि अब लेके रख लें, लंबा बैठ जाएं, तो उस वक्त लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बताएं। लिटरली ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर लें, तो कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बताएं। तो किसी हाल में इंसान खुश नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपकी और मेरी मर्जी पे मार्केट नहीं चलेगी। मेरी मार्केट के अंदर मैंने एक बात ये सीखी है कि अनापरस्ती और ईगो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मार्केट के साथ चले। मार्केट ने एक लेवल क्रॉस किया, हम राजी, हम दोबारा उसमें बैठेंगे। उसमें किसी की जीत और किसी की हार नहीं है। हार जीत उसकी हो रही है जो अपनी मर्जी की मार्केट एक्सपेक्ट करे और बाजार से जिद करके बैठ जाए। 1,47,300 की इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस थी, वो इस बात से सामने आ रही है कि उस पर बाजार आके 3 दिन 4 दिन नीचे उसके करेक्ट होकर रुका। फिर जब उसके ऊपर क्रॉस हुआ और 1,51,261 का हाई बनाया, तो वहां से फिर जब रिवर्स आया तो 1,47,200 का लो है। पिछले हफ्ते का उठा के देख लें कि जो 4 दिन बाजार ने करेक्शन की तो लो क्या बनाया था, 1,47,202 का लो बना के बाजार कल फिर बाजार ने एक बुल रन लिया है। इस नेक्स्ट मंथ के लिए देखें, जो मंथली पिवट है बहुत दूर है। ठीक है, पिछले जो अगस्त का महीना अब खत्म हुआ है, इसका 1,26,000 का पिवट था, और अब जो सितंबर का महीना शुरू होगा तो उसका पिवट भी बहुत दूर है। ठीक है, मेरे हिसाब से कि अब उस पिवट की फिलहाल बात करना बेकार है। क्यों? कि वहां तक का इंतजार करने में ही बहुत लॉसेस देखने पड़ जाएंगे। तो ट्रेडिंग का उसूल यह है कि जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस बने, जो नियरेस्ट कोई ऐसा लेवल हो जिसकी एक खास इंपॉर्टेंस हो, उस लेवल के ऊपर आप बैठ सकें, यानी लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला क्राइटेरिया जिधर फिट हो रहा हो। तो उस हिसाब से सितंबर के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि 1,42,000 का जो लेवल है, जो मैंने पहले एक मेरी रेजिस्टेंस लेवल था मेरा जुलाई का,
जुलाई का जो मेरा रेजिस्टेंस था, जो 1,42,000 क्रॉस हुई मार्केट, ठीक है, वहाँ पे भी बाजार ने रुक के साबित किया था कि वो लेवल वाकई कोई लेवल है, और वहाँ से 147,300 का मैंने लेवल दिया था अगस्त का, तो वो 47,300 के ऊपर क्लोज हुआ है। हम 1,42,000 को सितंबर के लिए पिवट कंसीडर करेंगे, और उसके ऊपर हम अभी खुला छोड़ेंगे मार्केट को, और 1,54,600, 1,57,800, ये दो लेवल्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है। रिजल्ट सीज़न के साथ साथ इस वक्त तकरीबन 20 से 25%, 25-30% कंपनीज़ के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। बाकी अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अब सितंबर के महीने में आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर का महीना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कमाने वाला महीना आएगा। जो आप लोग देख रहे थे कि एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार इंडेक्स के 6, 8, 10, 15 आइटम सिर्फ चल रहे हैं, जो कि हैवी वेटेज आइटम होते हैं, बड़े आइटम होते हैं, एक रिटेल एक छोटे इन्वेस्टर के बस से बाहर होते हैं। वो शेयर प्राइस उनकी ज़्यादा इतनी होती है कि छोटा इन्वेस्टर अपनी कैपिटल के अंदर उसमें इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न नहीं ले सकता। तो अब उनकी बारी लगनी, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सेकंड टियर, थर्ड टियर की बारी लगेगी। मेरी पिछली वीडियो देखें, पिछले वीक की। अब आप नोट करें कि इस पूरे वीक में बाजार ने जो बिहेवियर दिखाया, उसमें आपको 50 रुपये से नीचे के आइटम्स के अंदर माशाल्लाह पैसे बनने शुरू हो चुके। बाजार ने मूड दिखा दिया कि वो मूड बाजार में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। यानी एक एक चीज़ जो जैसी बता रहा हूँ मार्केट में, वो बिहेवियर नोट किया करें। बाजार में वो बिहेवियर आना शुरू हुआ या नहीं, जो पिछले वीक में मैंने कहा था। मुझे लग रहा है कि सेकंड टियर में, थर्ड टियर में, जो जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छी और सफिशिएंट ग्रोथ अभी अनाउंस होगी, जिनके रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग अनाउंस होने की तैयारी है। बस अब उनकी बोर्ड मीटिंग्स की डेट्स आती जाएंगी, उनके अंदर एक अच्छी रैली आपको मिलेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जो कोई भी नया पैसा इस मार्केट में लेकर आ रहा है सितंबर के महीने में या अभी अगस्त के महीने में आया, अगर मेरे साथ वो है तो मैं उसको रोक रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और बस वो चलती मार्केट में जब एक अकाउंट खुलता है और वो पैसे आके डल जाते हैं, तो हम तो उनको बता देंगे कि ये कर लो, लेकिन वो बेचारा घबरा जाता है कि ये इतनी क्विक बाय और सेल क्यों हो रही है मेरी। वो ये समझने लगता है कि शायद मार्केट नाम ही इस चीज़ का है, तो वो फिर जिसे कहते हैं ना कि तरबियत गलत हो जाती है ऐसे में। तो मेरा काम है कि मैं लोगों को इस बात को बताऊं कि ये मार्केट के मुख्तलिफ फेज़ होते हैं। अभी जिस फेज़ में आप लोग नया पैसा इस मार्केट में अगर ला रहे हैं, ये फेज़ वो है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है। इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के साइड में रखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो आज स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनाउंस हो रही हैं, जो रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, मार्केट उसको पहले डिस्काउंट कर चुकी। बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अब ये बातें वो हैं जो रिपीट दर रिपीट की हैं, नहीं अकल में आ रही तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मेरी ज़रूरत फिर पड़ेगी, क्योंकि ये मार्केट कहीं नहीं जाती। लेवल्स मुख्तलिफ आते रहेंगे, ब्रेक होते रहेंगे, जैसे जैसे वो लेवल ब्रेक होते रहेंगे, स्टांस उस हिसाब से बनता चला जाएगा। कोई जिद बहस इस मार्केट से नहीं है। 47,300 बाजार ने वापस 51,200 से नीचे आके साबित किया कि 47,300 एक लेवल था, और बाजार ने वहीं से फिर से कल जो है वो एक अच्छा बाउंस बैक किया है। यानी अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर का महीना एक रिटेल इन्वेस्टर का महीना है। इसमें अगर आप 4-6 आइटम्स को फोकस करके, अगर उनके रिजल्ट्स की नोहा हो कि उनकी जो अब उनकी बोर्ड मीटिंग्स आने वाली हैं, उसमें क्या उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या पे आउट्स आने वाले हैं, और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स जो कि अंडर वैल्यूड इस वक्त नज़र आ रहे हों, और उनके अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी हो। देखें, ये बात भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी कि शेयर ब्लू चिप हो या शेयर पेनी स्टॉक हो, अगर ग्रोथ स्टोरी है तो वो अच्छा है। ठीक है, आज ही की आप मिसाल ले लें कि फॉर एग्जांपल 270 रुपए का ओजीडीसी है। पाकिस्तान का कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट मुझे जस्टिफाई कर दे डिविडेंड यील्ड ओजीडीसी की 270 रुपए के हिसाब से, कि क्या ये रिजनेबल है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ओजीडीसी इस वक्त 270 रुपए पे लेके मैं डिविडेंड यील्ड को फोकस करूं। उससे बेहतर यह है कि मैं ओजीडीसी का कोई एक इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है वो कंसीडर करूं, और उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करूं किसी न किसी फंडामेंटल की बेस पे, कि कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी डेवलपमेंट जो ओजीडीसी के अंदर एक स्पार्क क्रिएट कर देगी शॉर्ट टर्म के अंदर, तो एक स्टॉप लॉस रख के मैं ओजीडीसी के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड करूं। और उसके, ये मैंने मिसाल के तौर पे एक आइटम का नाम लिया है, मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझाने के लिए कि एक एग्जाम्पल है ये, कि आप नई जब एंट्री कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखें कि आज की जो प्राइस है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको क्या बुरा लग रहा है कि जो डिविडेंड यील्ड वाला 1 साल में कमाएगा वो आप 1 महीने में कमा लें। और जिन रिटेलर्स की अभी तक बारी नहीं आई थी, मैंने पिछले वीक में इंडिकेट किया था कि अब बारी की तैयारी है, वो आनी शुरू हो गई, नज़र आना शुरू हो गया। इंशाल्लाह सितंबर का महीना देखें,
सितंबर का महीना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जनवरी से लेके अगस्त एक तरफ, सितंबर एक तरफ, ये पूरा एक महीना जो है ना अच्छे नोट बनाने का महीना है इंशाल्लाह। और उसमें अगर आइटम सिलेक्शन स्टॉप लॉस के साथ और अगर थोड़ा जिगरे के साथ काम करेंगे, अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। हमेशा एक बात याद रखें, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये सिर्फ किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के शेयर को ले लेने का नाम नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है, उसकी एक सेंस है, उसके पीछे एक साइंस है पूरी। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से लेके चले कि ऐसे हालात में कुछ कैश पीछे पड़ा भी छोड़ दें, कि ये ना हो कि 100% इंजेक्ट हो। 100% इंजेक्ट उस वक्त हो जाए कि जब किसी एक या दो शेयर पे आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जी पक्की खबर है कि इसमें तो यही चीज़ होने जा रही है, तो आप बेशक 100% जाए। अदरवाइज जिस तरह आप एक स्टॉप लॉस रख रहे हैं, इसी तरह अपने कैपिटल में एक कैपिटल का पोर्शन कैश पड़ा रहने दें छोटा सा, कि इनकेस के बाजार नीचे आता है। जैसे मंडे से लेके थर्सडे तक मार्केट ने 4 दिन करेक्शन ली थी, 1,51,200 से 1,47,200 आई, तो ये तकरीबन 4,500 पॉइंट का आपको जो है वो डिप मिला। ये टाइम होता है कि ऐसे में आप उस कैपिटल को इंजेक्ट करेंगे। सितंबर का महीना पैसे बनाने का महीना है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। इसी के साथ साथ देखें, जो जियो पॉलिटिकल जो इस वक्त जो हालात है ना, जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट कमोडिटीज़ के ऊपर। मैंने पिछले मंथ में गोल्ड में सेल कॉल दी थी, गोल्ड ने दोबारा ठक करके ऊपर, गोल्ड दोबारा से, असल में सेल कॉल क्यों दी थी कि वो मूविंग एवरेज के नीचे फर्स्ट टाइम बंद हुआ था, मंथली मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई, उसने दोबारा से गोल्ड को जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में इस महीने दोबारा क्लोज किया है। लेकिन अभी तक ऑल टाइम न्यू हाई नहीं बना है, वही 3500 का इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं गोल्ड में एडवाइस लोगों को नहीं कर रहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मैं पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, इसके अंदर ट्रेडिंग करते रहें। वेनेजुएला की साइट पे, और फिर ये आपका यूक्रेन की साइड, यूक्रेन रशिया वॉर, और ये यूएस वेनेजुएला, इज़राइल, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 3-4 नाम जो मैं ले रहा हूँ, इन नामों को लिख लें कहीं कॉपी पे। यहाँ कहीं कुछ होने वाला है, और शायद बहुत जल्द होने वाला है, महीने 2 महीने कुछ होने वाला है। अब मसला ये है कि वेनेजुएला यूएस लड़े, ठीक है, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं। ईरान और पाकिस्तान का कोई मसला अगर आएगा तो डेफिनेटली मेरा लेना देना है। पाकिस्तान का डायरेक्ट हुआ तो वो तो अल्लाह ना करे, वो तो हो गई। लेकिन अगर ईरान के ऊपर भी दोबारा कोई बात आएगी, तो आपने देखा था कि अभी ईरान और अमेरिका जो वॉर हुई थी, तो आपकी मार्केट 10-12 हज़ार पॉइंट निकल गई थी, क्योंकि आपका बॉर्डर है, आपकी सिक्योरिटी के मसाइल हो जाएंगे। और बहुत से, आपको पता है, दुनिया की लॉबीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत काम कर रही हैं इस वक्त हमें उन चीज़ों पे भी नज़र रखनी है। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये जो फ्लड आया हुआ है, इस फ्लड को बहुत सीरियस लें। ये छोटा मोटा फ्लड नहीं है, और अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये अभी चल रहा है, और अभी ये सिंध की तरफ बढ़ रहा है। ये कितने समझ लें कि आपके ज़रई ज़मीन को बर्बाद करता हुआ रहा है, और अभी ये आगे कितना सिंध को हिट करेगा, ये अभी कोई भी चीज़ कैलकुलेटेड फाइनल सामने नहीं है। इसका इम्पैक्ट मैं आने वाली इन्फ्लेशन के ऊपर देख रहा हूँ। यानी मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा था कि, या बिज़नेस कम्युनिटी हमारी एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्टेट बैंक की तरफ से हमको कोई इंटरेस्ट रेट हम नीचे आता हुआ देखें नियर फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता कि अब 3 महीने के अंदर कोई इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल नीचे आने की कोई उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो फ्लड है, ये आपकी फूड कमोडिटीज़ को बहुत बड़ा हिट करने जा रहा है। आपके यहाँ फूड कमोडिटी प्राइसेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। इस फ्लड का इम्पैक्ट आपके हर उस सेक्टर पे आ सकता है। लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो इससे हिट होगी, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर हिट होगा। जब ये दो मोटी मोटी चीज़ें, इस तरह के सेक्टर्स जहाँ पर डाउट्स में आ जाएं, तो वहाँ पर आज की जो है शेयर प्राइस देखें उन सेक्टर्स की, और फिर ये सोचें कि अगर आप आज जो है वो बुकरात बन रहे हैं और साइंसदान बन रहे हैं कि मैं जो हूँ वो इतनी डिविडेंड यील्ड बन जाएगी और इसके यूँ इतनी ग्रोथ आ गई, इसने इतनी % अर्निंग में ग्रोथ दी है, आप यकीन करें ये आपके अंदर का साइंसदान जो है ना वो मार दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह मार्केट हवा निकाल देगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म अप्रोच बिल्कुल उतार के साइड में फेंकें, आप शॉर्ट टर्म अप्रोच में काम करें, जो भी करें। इस फ्लड को पूरा कैलकुलेशन इसकी सामने आने दें कि कितना नुकसान होने जा रहा है, स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो उसका इम्पैक्ट आपके फर्टिलाइज़र सेक्टर पे भी आएगा,
इस फ्लड से कितना नुकसान होने जा रहा है, आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का जो पूरे मुल्क में स्टार्ट हुई थी उसका इम्पैक्ट आपके सीमेंट सेक्टर पे भी आएगा। ये चीज़ें वो होती हैं कि जिनके इम्पैक्ट्स नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने में नज़र आएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब मुझे फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि नियर फ्यूचर में 1 महीने 2 महीने में 3 महीने में कोई इंटरेस्ट रेट में नीचे आता हुआ देखूंगा, क्योंकि फूड कमोडिटी की तरफ से डेफिनेटली स्टेट बैंक भी अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है और कितना। और बिज़नेस एक्टिविटी देखें, ये इतना बड़ा सैलाब है कि आपकी जो बिज़नेस जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपका जो रोड नेटवर्क है वो पूरा डिस्टर्ब होगा। और ये छोटा मोटा नहीं, ये पूरा इतना बड़ा पंजाब आपका, और फिर अब वो सिंध में अगर दाखिल होगा तो पाकिस्तान का मेरे हिसाब से तो 30-40-50% पाकिस्तान डूबा हुआ होगा इस वक्त। तो कितनी बड़ी हिट आपके बिजनेस एक्टिविटी पे आएगी, ये अभी कबलस वक्त है। तो जब जहाँ डाउट्स आ जाएं वहाँ स्टॉक मार्केट की तरफ से आप इन टॉपिक्स के ऊपर अलर्ट हो जाएं। फिर ये जो मैंने जियो पोलिटिकल जो सिनेरियो, वेनेजुएला अगेंस्ट यूएस, यूक्रेन, यूरोप आपस में एक साथ खड़े होने के मूड में, ये अगेंस्ट रशिया हो सकता है, ये वॉर, फिर ये ईरान पाकिस्तान वाला मामला, इंडिया और इजराइल वाला मामला, इनकी तरफ नज़र रखें। ऑयल प्राइस हो या गोल्ड प्राइस हो, इस वक्त ट्रेड ना करें, कुछ दिन रुकें, पहले देखें कि दुनिया में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर कोई एक नई जंग दुनिया में सामने आ सकती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।